अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, हम आज इस वीडियो में अब एक्सप्रेशन ढूंढेंगे, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी अगर हमें किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स मेजर करना होगा, ठीक है ना, तो वो हम उसके लिए हमें कोई एक्सप्रेशन तो होगी, तो वो एक्सप्रेशन हम यहाँ पर ढूंढना चाहेंगे। देखिए, इस एक्सप्रेशन को सिंपली हम इस तरीके से सारे टेक्स्ट बुक्स पर और रेफरेंसेस पर ये इसका यही मेथड दिया गया है और सिंपल मेथड भी है ये, वरना और भी एक दो मेथड्स हैं जिनसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका सिंपल ही है, तो हम भी इसी तरीके को अपनाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल है और वो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। अब पहले किसी टाइम पर पार्टिकल पॉइंट ए पर है और थोड़ी ही देर के बाद ये पॉइंट बी तक पहुंचता है यहाँ। अब अगर ए और बी के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, वो बहुत कम है, यानी ए और बी बहुत पास पास है। पार्टिकल ए से बी तक तो गया है लेकिन बी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब अगर हम दूसरी बात ये देखें कि अगर हम इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करूं। अब पॉइंट ए पर अगर मुझे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चलिए मान लेते हैं हमें इसकी वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करना है। हम इस पॉइंट ए पर इस पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होके बी तक ही आ रहा है, लेकिन पॉइंट ए पर एक्चुअल डायरेक्शन तो ये है। तो अगर हम इसी डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी है। अगर हम यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करें जिसकी लेंथ, जो इसकी वेलोसिटी है पॉइंट ए पर, इस वेक्टर की लेंथ उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। हम ऐसा वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ उतनी ही होगी जितना कि इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है पॉइंट ए पर, और इस वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है या जो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? फिर ये पॉइंट ए पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। यानी इस टेंजेंट वेक्टर की जहां से इसका हेड है वो है इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन, वही है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जो इस वेक्टर की लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द वेक्टर, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो जो इसकी वेलोसिटी है इस पार्टिकल की पॉइंट ए पर, उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी इसकी लेंथ। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर्स पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पॉइंट ए पर। तो हम ये 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे एंड 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 मीटर पर सेकेंड को, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करती है, वो 2 सेंटीमीटर है और वो रिप्रेजेंट करती हैं 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को। यानी इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, इसका हेड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। शॉर्ट में ये पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है, जो पार्टिकल मूव कर करके पॉइंट ए तक आ गया है, जो पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है इस टेंजेंट वेक्टर से, और उस वेलोसिटी का नाम हमने पॉइंट ए पर रखा हुआ है वी ए। What is VA? VA is the velocity of the particle at point A. And how is it represented? किसी भी वेलोसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं आपसे कहूंगा कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। आप कैसे अलोंग ईस्ट, आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? आप 5 सेंटीमीटर वेक्टर डाल देंगे लेंथ में और ईस्ट की तरफ एरो रखेंगे। आप कहेंगे ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इस वेलोसिटी को, इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करती है इसके मैग्नीट्यूड को, और इसका हेड जो है, एरो हेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसकी डायरेक्शन को। उसी तरह से पॉइंट ए पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को ये वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इस वेक्टर की लेंथ, और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इसका एरो हेड। तो ये टेंजेंट वेक्टर रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए। पार्टिकल होते होते पॉइंट बी तक पहुंचा और यहाँ पर भी इसकी ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की। आप जानते हैं, आप जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है उसकी वेलोसिटी तो चेंज होती है, डायरेक्शन क्योंकि उसकी चेंज होती है, इसलिए तो लिहाजा जब पार्टिकल या पॉइंट बी तक पहुंचा, अब उसकी यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होगी, उसका नाम रखेंगे वी बी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट बी। तो फिर हमें यहाँ पर भी ऐसा ही एक वेक्टर चाहिए जो पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे एट पॉइंट बी। तो हमने यहाँ पर भी एक वेक्टर डाल दिया और उसकी लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट बी, एंड एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन।
अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो फिर जो पार्टिकल की स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, मतलब जो इसकी स्पीड ए पर होगी वही स्पीड इसकी बी पर होगी, वही किसी भी पॉइंट पर होगी, स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी एट ए इज नॉट सेम एज वेलोसिटी एट बी। व्हाई? क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई डायरेक्शन जो वेलोसिटी की पॉइंट ए पर है वो तो इस तरफ है, पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो ये तो ऐसे दो वेक्टर्स हैं, एक यहाँ से है और दूसरा यहाँ से है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की डायरेक्शन ही सेम नहीं है तो वेलोसिटी सेम नहीं हुई। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी। चलिए इस दोनों का नाम रखते हैं वी से, सपोज, ठीक है। सपोज अब वी ए जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या है वी, वी बी जो है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है वी, क्योंकि हमने माना कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो स्पीड सेम है, तो इसलिए हम जो यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मानते हैं वही यहाँ पर भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मानेंगे। तो मॉड ऑफ वी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी एंड ईच ऑफ देम इज इक्वल टू वी, सपोज। अब हम क्या करते हैं कि हम इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं ओ डैश, और ओ डैश पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। ये जरा ध्यान से देख लीजिए, ओ डैश हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको इस सर्कल के साथ कुछ नहीं है, ये एक पॉइंट है बाहर, और ये जो वेक्टर यहां पर है हमने एक इक्वल वेक्टर यहां पर डाल दिया, यानी इसके बराबर वी ए जो वेक्टर है इसके बराबर यहां पर वेक्टर डाल दिया। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? सेम इन डायरेक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड। तो देखिए इसकी डायरेक्शन ये है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर ये वी ए है ये भी वी ए हो गया। इसी तरह से इसको, लेकिन ओरिजिन कहां पर है इसका? ओ डैश पर। इसी तरह से जो पॉइंट बी पर वेक्टर है ये वी बी, ऐसा ही वेक्टर इक्वल वेक्टर हमने यहां पॉइंट ओ डैश से इस तरफ डाल दिया। अब जरा देख लीजिए ये वेक्टर इट इज इक्वल टू दिस इक्वल वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, ओ डैश बी डैश इट इज इक्वल वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है ना। ओ डैश ए डैश क्या है? इक्वल वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। ओ डैश बी डैश क्या है? इक्वल वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो अब चूंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है तो मैं इसको भी वी ए लिख सकता हूं। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं, मैं इसको भी वी बी लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब अगर हम इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स देखिए, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स जरा बताइए। यहां पर आप देख रहे हैं ओ डैश ए डैश एंड ए डैश बी डैश आर इन सेम ऑर्डर। ये देखिए इसका हेड और इसकी टेल कोइंसाइड कर रही है, मगर ओ डैश बी डैश जो है ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो हम क्या लिखेंगे? जो अपोजिट ऑर्डर में होता है, यानी ओ डैश बी डैश फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स we have in triangle O dash A dash B dash, O dash A dash B dash जो हमारा ट्राइंगल है वहां से हमें क्या मिलेगा? देखिए we have in triangle हमें मिलेगा अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर O dash B dash इज इक्वल टू, जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है उनका सम लिखना है, वेक्टर ओ डैश ए डैश शाबाश प्लस वेक्टर ए डैश बी डैश, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूं वेक्टर ओ डैश बी डैश माइनस वेक्टर ओ डैश ए डैश इज इक्वल टू वेक्टर ए डैश बी डैश। सीधे ही मैंने ओ डैश ए डैश को यहां ट्रांसपोज किया, मगर ये ओ डैश बी डैश क्या है? ये तो वी बी है, तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर वी बी माइनस ये ओ डैश ए डैश क्या है? ये वेक्टर वी ए है, तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर वी ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डैश बी डैश। मगर ये वी बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट बी। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं इसके बदले क्या लिखूंगा? डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर ए डैश बी डैश। मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर ए डैश बी डैश है ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
अगर माना जाए कि ये पार्टिकल ए से बी तक जब गया तो ये टाइम इंटरवल कम था, जिस टाइम इंटरवल में ये यहां से यहां तक गया, और उस टाइम इंटरवल को हम डेल्टा टी मानते हैं. सपोज दिस चेंज इन वेलोसिटी, से this change in velocity takes place in time delta t. ये आप नोट करें. मान लीजिए ये जो चेंज इन वेलोसिटी हो गई, ए से बी तक जो वेलोसिटी में चेंज आ गई, याद रहें क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है, तो वो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो डेल्टा वी है, और वो चेंज इन वेलोसिटी टाइम डेल्टा टी में हुई है. ठीक है ना, विच इज स्मॉल, एक स्मॉल टाइम में ये हुई है. चलिए, आपने इसको अगर कॉपी किया तो मैं इसको रब करता हूं. अब अगला स्टेप ये है कि देखिए, जब ऐसी कंस्ट्रक्शन की जाती है और ये एंगल थीटा, ये थीटा के बराबर रखा जाता है, तो ये अंदर वाले दो ट्राइंगल्स जो है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बाय कंस्ट्रक्शन. तो हम कहेंगे ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश ओ डैश बी डैश. यानी ये दो ट्राइंगल मान लीजिए दोनों सिमिलर है. सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट मैंने नहीं कहा. जब सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर आप याद होगा आपको तो अगर मैं इसके दो साइड्स लूंगा, फॉर एग्जांपल ये साइड ए बी इस ट्राइंगल का, ए बी डिवाइड बाई ओ ए, तो यहां से मुझे लेना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ओ डैश ए डैश. ठीक है. Why? Because these two triangles are similar. When they are similar, their sides are proportional. Sides proportional का मतलब इसके दो साइड्स का रेशियो उसके दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर. ये ए बी क्या है? देखिए, ए बी दो चीजें हैं, एक तो आर्क ए बी, दूसरा ये कॉर्ड ए बी. लेकिन हमने लिया है यहाँ पर कॉर्ड ए बी, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल का साइड लिया है. ट्राइंगल का साइड कर्व नहीं हो सकता, ट्राइंगल का साइड स्ट्रेट लाइन है, वो कॉर्ड है. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी डिवाइड बाई ओ ए. लेकिन आप जानते हैं जब ए और बी के दरमियान डिस्टेंस ही बहुत कम होगी तो आर्क ए बी और कॉर्ड ए बी में ज्यादा फर्क नहीं होगा. तो हम लिखेंगे व्हेन पॉइंट्स ए एंड बी आर वेरी क्लोज, जब वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, टू ईच अदर, पास पास होंगे, देन कॉर्ड ए बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर्क ए बी. तब इस कॉर्ड और इस आर्क में ज्यादा फर्क नहीं होगा. देखो भाई, अगर ये पॉइंट इधर है और बी इधर है तो कॉर्ड ये बनेगा. अब कॉर्ड और आर्क में बड़ा फर्क होगा. लेकिन जब ये दो पॉइंट साथ साथ होंगे तो इस कॉर्ड में इस आर्क के दरमियान ज्यादा फर्क नहीं रहेगा. ठीक. तो हाँ, वही हमने कहा कि भाई पॉइंट ए एंड बी जो है बहुत क्लोज है, लिहाजा कॉर्ड ए बी और आर्क ए बी में ज्यादा फर्क नहीं होगा. तो मैं इस एक्सप्रेशन में कॉर्ड ए बी के बदले लिख सकता हूं आर्क ए बी डिवाइड बाई ओ ए इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ओ डैश ए डैश. अब बताएं मुझे आर्क ए बी क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल. तो डिस्टेंस किसके बराबर होती है? स्पीड इनटू टाइम. आप जानते हैं कि हमने इस पार्टिकल की यूनिफॉर्म स्पीड है और हमने उसका नाम रखा था v. आप देख लीजिए वहां पर, आपने पहले पेज पर कॉपी किया v a वेलोसिटी एट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट a, v b वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट b. ठीक है ना. फिर हमने क्या लिखा? मॉड ऑफ वी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी इज इक्वल टू v. ठीक है कि नहीं. तो जो पार्टिकल की स्पीड है, आर्क, ये जो आर्क है ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल है. आर्क एक्चुअल डिस्टेंस है जो इसने ट्रैवल की है ए टू बी. डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, तो हम लिखेंगे v. टाइम इसको कितना लगा है उसका नाम हमने पहले ही रखा है डेल्टा टी. तो लिहाजा इस डिस्टेंस के बदले, आर्क के बदले लिखेंगे स्पीड इनटू डेल्टा टी डिवाइड बाय ओ ए. ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आई विल डिनोट इट बाय आर. तो ये r इज इक्वल टू
ए डैश बी डैश आप निकाल चुके हैं डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइड बाई ओ डैश ए डैश, ठीक है ना, ओ डैश ए डैश, इट इज व्हाट, इट इज वी ए। मगर वी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, वी ए का मैग्नीट्यूड वी के बराबर है, क्योंकि हम लिख चुके हैं वी ए, मॉड ऑफ वी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी इज इक्वल टू वी। तो आप ओ डैश ए डैश जो है इसकी लेंथ लिखनी है तो वी ए का मॉड लिखेंगे, मॉड ऑफ वी ए के बदले हम खाली वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमने लिखा है ना साइड में, पहले ही हमने लिखा है मॉड ऑफ वी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी इज इक्वल टू वी। ठीक है, इस तरीके से तो हमने पहले ही लिखा है, ये मॉड ऑफ वी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी इज इक्वल टू वी। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर लिखना क्या था, एक्चुअली मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, हाँ जी, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, ओ डैश ए डैश का मैग्नीट्यूड वो है वी ए। चलिए मैं लिख भी लेता हूँ वी ए पहले, वी ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इस वी ए के मैग्नीट्यूड के बदले आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इसके बदले वी, क्योंकि वी ए का मॉड वी बी का मॉड वो दोनों हमने वी रखे हैं, तो मैं यहाँ पर वी ही लिखूंगा, फिर वी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये वी इधर लाइए तो वी स्क्वायर बनेगा, फिर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है डेल्टा वी और ये डेल्टा टी नीचे। देखिए फिर वही आएगा, अगर आप इस चीज़ को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर डेल्टा टी, ये आएगा वी स्क्वायर डेल्टा टी, ये आएगा हाँ और डेल्टा वी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर वही वी स्क्वायर डेल्टा टी और डेल्टा वी, ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई और इस स्टेप का क्रॉस मल्टीप्लाई वो तो सेम ही है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लिहाजा ये जो है ये है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आपकी वीडियो में ये मिस हो गया, मैं ऊपर लिखता हूँ तो ये देखिए, हाँ शाबाश, हमारे पास है राइट हैंड साइड पर, मैं फिर से ये स्टेप लिखता हूँ, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय टी, डेल्टा टी ये नीचे आ गया था। अब डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज दैट, एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। इस एक्सेलरेशन को, ये एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन में है, यानी एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है, जो उसकी एक्सेलरेशन है वो हमेशा वी स्क्वायर बाय आर है। मैंने पहले ही कहा है सर्कुलर मोशन में हमेशा ही एक्सेलरेशन होती है, वो कभी जीरो नहीं हो सकती। तो ज़रा देख लीजिए, क्या वी जीरो हो सकता है, कोई पार्टिकल की स्पीड जीरो होगी सर्कुलर पाथ में, नहीं होगी। क्या रेडियस इन्फिनिटी हो सकता है या जीरो हो सकता है, तो यहाँ वी और आर देख लीजिए दोनों नॉन जीरो है, तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। इसको, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट्स डायरेक्शन इज, या इट इज डायरेक्टेड, it is directed towards the center, ठीक है, towards the center and is called, इस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है भाई, ये होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स हमेशा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो जब मास इंटू एक्सेलरेशन है तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, शाबाश, एम, और ए के बदले क्या लिख सकते हैं आप, वी स्क्वायर बाय आर, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एक पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ इज एम वी स्क्वायर बाय आर।
यहां देख लीजिए, जब स्पीड पार्टिकल की बहुत ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ये नहीं कि उस पर ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, होगा नहीं होगा वो अलग बात है। मान लीजिए एक बाइकर आ रहा है बहुत तेज़ी से एक हाईवे पर, सामने मोड़ आ गया और अचानक से मोड़ दिख गया, उसको उसको वहीं से जाना है, तो लेकिन उसकी स्पीड हाई थी। जब उसने वो कर्व डिस्क्राइब करने की कोशिश की, वो मोड़ काटने की कोशिश की, वो नहीं काट पाया, वो सीधा चल के किसी दीवार के साथ टकराया या किसी और चीज़ के साथ टकराया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा था, हाई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, तब वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर सकता था। लेकिन उतना उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला क्योंकि उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम था टायर्स ऑफ व्हीकल और रोड सरफेस के दरमियान। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का तो एक लिमिट होता है, हाँ, दो सरफेसेस के दरमियान, तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसको कम ही था। तो उसको क्या करना था? उसको चाहिए था अपनी स्पीड कम रखें, और कम स्पीड से उसका रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाता, यानी जो रिक्वायरमेंट थी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत थी, अब कम सेंट्रीपिटल फोर्स को ज़रूरत पड़ता और वो आसानी से उसको मिल जाता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, और वो इस कर्व को आसानी से डिस्क्राइब कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको चाहिए उतना मिला नहीं, क्योंकि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना ही चाहिए था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए था उतना। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम था, इसको चाहिए ज़्यादा। क्यों चाहिए ज़्यादा? क्योंकि इसको इसकी स्पीड हाई है। अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए, उसके लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अब है नहीं, तो क्या हो गया? ये कर्व डिस्क्राइब नहीं कर पाया, ये सीधे चला गया। इसको सिकिड होना कहते हैं, सिकिड्स ऑफ। हम कहेंगे द व्हीकल सिकिड्स, SKIDS, सिकिड्स ऑफ द ट्रैक, OFF, ऑफ द ट्रैक। ये व्हीकल जो है ये सिकिड ऑफ हो गया अपने ट्रैक से। आप समझते हैं ना? तो जब अब कोई गाड़ी आ रही होगी, सामने एक मोड़ आ गया, उसने मोड़ पर काटना शुरू कर दिया, उसने डिस्क्राइब करना शुरू किया उस कर्व को, वो उस कर्व के अलोंग मूव करना शुरू किया, लेकिन उसको क्या हो गया? वो सिकिड कर गया, सीधे चला गया, वो मोड़ नहीं काट पाया, वो उस कर्व को नहीं डिस्क्राइब कर पाया। अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्हीकल क्यों सिकिड हो जाता है ऑफ द ट्रैक, तो आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि ऐसा होता है कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चाहिए उतना उसको नहीं मिलता है। कहाँ से नहीं मिलता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से नहीं मिलता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, उसको कम ही फोर्स मिलता है, लेकिन चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आएगा। अब जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? वो सिकिड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और कम स्पीड रहेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम ही ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? और ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि जिस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी उसका सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होता है। नहीं, ऐसा कहना चाहिए जिस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसको चाहिए ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन है फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी को कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? जितना उसका मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जितनी उसकी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जितना रेडियस कम होगा उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है कि नहीं? एक कर्व को डिस्क्राइब करने के लिए या एक सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और एक स्टेप में भी हम देख सकते हैं। ये तो इसका जनरल फॉर्म है, मगर आप जानते हैं जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है उसकी लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड होती है, उनकी रिलेशन ये होते हैं। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ये तो हम कर चुके हैं। तो यहाँ f क्या बनेगा? f बनेगा फिर m, यहाँ v स्क्वायर के बदले हम यहाँ पर लिखेंगे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर डिवाइड बाई r, ये और ये कैंसिल। तो लिहाजा सेंट्रीपिटल फोर्स की एक और एक्सप्रेशन बनेगी f इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको याद, तो ये भी एक एक्सप्रेशन बनती है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको उस वक्त भी दिखाया था जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये ओमेगा जो है ये 2 पाई के बराबर 2 पाई बाई टी होता है। ठीक है ना? तो अगर आप इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एक और एक्सप्रेशन मिलेगी एम आर 2 पाई बाई टी, क्योंकि ये थीटा बाई टाइम होता है। अगर आपका थीटा 360 डिग्रीज है तो टाइम बनेगा टाइम पीरियड के बराबर, कैपिटल टी। तो ये बनेगा एक्सप्रेशन में फिर 4 पाई स्क्वायर एम आर डिवाइड बाई टी। अब 1 बाई टी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी होता है,
तो आप एक्सप्रेशन को और लंबा कर सकते हैं और लिख सकते हैं, शाबाश, F इज इक्वल टू 4π² mr 1/t इज फ्रीक्वेंसी न्यू। देखिए आपका जो जनरल एक्सप्रेशन जो आपको चाहिए वो है वही F इज इक्वल टू mv²/r। ये जनरली ज़रूरत पड़ता है और यही जनरली यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने ये वाला भी आपको बताया कि हो सकता है कहीं पर आपको इस तरीके का भी ज़रूरत पड़े एक्सप्रेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।